वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ मैं नेहा वासी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। और मीनाक्षी, हर रोज की तरह आज भी बुलेटिन की शुरुआत इसी खबर के साथ ही कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना की तरह आज फिर कोरोना के बढ़ते मामलों पर देश भर से आपको अपडेट देंगे। लेकिन इस बीच आज एक और बड़ी खबर चक्रवाती तूफान अम्फान को लेकर है, क्योंकि ओडिशा और बंगाल में कहर बरपा रहा है तूफान। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और तूफान प्रभावित इलाकों से पूरी ग्राउंड रिपोर्ट बुलेटिन में आपके सामने है। साथ ही बात होगी दिल्ली से सटे गुरुग्राम की, जहां पर पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। बताएंगे क्यों पुलिस को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। झारखंड में आज से शराब की बिक्री शुरू हो गई है। आपको हम ये दिखाएंगे इस फैसले से कैसे लोगों में खुशी है। मुंबई में किस तरीके से मर्सिडीज ने बैरिकेड में भीषण टक्कर मारी और वहां से ड्राइवर फरार हो गया। पूरी खबर आपको दिखाएंगे डिटेल्स के साथ। बाबा बद्रीनाथ के दरबार भी हम आपको ले चलेंगे, जहां पर कोरोना संकट की वजह से सन्नाटा है। वहां से तस्वीरें होंगी, लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं इस वक्त की 100 खबरों के साथ। मीनाक्षी, आज सबसे पहले बात सुपर तूफान अम्फान की करेंगे। तेजी से ये तूफान ओडिशा और बंगाल के तटों की ओर बढ़ रहा है और इसका जिक्र इस वक्त बेहद जरूरी है। 21 साल बाद फिर तूफान से तबाही का खतरा है। अम्फान का पहला प्रहार पारादीप पर होगा, जहां अभी से तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। समंदर में लहरें शोर मचा रही हैं। शोर मचाती गरजती समंदर की लहरें तटों को तोड़ने पर आमादा, आसमान को छूने के लिए बेताब। समंदर की ये लहरें अब डरा रही हैं। सुपर तूफान अम्फान का आगाज बता रही हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा अम्फान तूफान तेजी से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट की ओर बढ़ रहा है। दोपहर तक तटों से इसके आने के आसार हैं। जैसे जैसे सुपर तूफान किनारे की ओर बढ़ रहा है और भी खतरनाक होता जा रहा है। सुबह 7:05 पर जारी मौसम विभाग के बुलेटिन के मुताबिक करीब 100 किलोमीटर दूर तूफान के केंद्र में 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है, जो आगे बढ़ने के साथ 200 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। तूफान सबसे पहले ओडिशा के पारादीप से टकराएगा। पारादीप में तूफान की आहट दिखने लगी। यहाँ तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। समंदर की लहरें शोर मचाते हुए तटों से टकरा रही हैं। ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में सन्नाटा पसरा है। लोगों को लगातार सावधान रहने की हिदायतें दी जा रही हैं। लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है। 14 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। ये तूफान पश्चिम बंगाल के दीघा तट पर करीब 185 किलोमीटर की रफ्तार से टकराएगा। समुद्र जिस तरह से उफान पर है, लगातार 8 से 10 फुट ऊंची लहरें हैं। इस समय जो 1 किलोमीटर तक का सफर होता है, जो दीघा के समुद्री तट का इलाका होता है, वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। समुद्र की लहरें ऊपर तक आ चुकी हैं और सड़क पर आकर अपना दबदबा पेश कर रही हैं। अगर मैं ये कहूं कि प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है और लगातार एक और जहां बारिश हो रही है, वहां ये लहरें बता रही हैं कि समुद्र में किस गति से इस समय वेग उठ रहा है और किस गति से ये लहरें आगे बढ़ रही हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा और असम के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और जम्मू कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में गति कर रहा है और हमारी उम्मीद है कि 20 को आफ्टरनून और इवनिंग टाइम पे ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तट को दीघा और हाथिया आइलैंड के बीच में सुंदरबन के पास पार करेगा। और इस वक्त जो विंड स्पीड होगा वो है 155 to 165 एंड गॉस्टिंग टू 185 किलोमीटर पर आवर। 21 साल पहले 1999 में ओडिशा के पारादीप तट पर सुपर साइक्लोन टकराया था, जिसने भारी तबाही मचाई थी। इस बार फिर खतरा बढ़ा है। लोग सहमे हुए हैं। उन दिनों को याद कर बस यही दुआ कर रहे हैं, तबाही उस कदर न हो। दीघा से मनोज्ञा लोईवाल के साथ
आज तक ब्यूरो। गौतम बुद्ध नगर के लिए लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइंस जारी की गई। इनके तहत अब 4 पहिया वाहन में 2 लोगों को चलने की इजाजत दी गई है। ऑड इवन और सामाजिक दूरी के साथ बाजारों को खोला जाएगा। रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी को मंजूरी दी गई है। हालांकि अभी भी बॉर्डर पर क्या होगा, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, इसे लेकर कोई साफ स्थिति नहीं की गई है, क्योंकि लोग ये सोचकर घरों से निकल रहे हैं कि उन्हें जाने की इजाजत होगी, लेकिन फिर सिर्फ पास वालों को ही आगे जाने दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर मीनाक्षी प्रवासी मजदूरों पर बस वाली राजनीति आज भी जारी है। यूपी सरकार ने कांग्रेस की बसों को सीमा पर ही रोक दिया। प्रियंका गांधी की निजी सचिव ने एक और चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस ने कहा कि आज शाम 4 बजे तक योगी सरकार की सहमति का इंतजार किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए बसों के इंतजाम पर राजनीति लगातार जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ता बसों के साथ सीमा पर फिर मुस्तैद हो गए हैं, तो योगी सरकार भी कानून और कागजात के आधार पर सामने खड़ी हो गई है। प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने आज फिर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को खत लिखा। खत में कहा गया, कांग्रेस कार्यकर्ता 19 मई की सुबह से बस लेकर खड़े हैं। आगरा बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने बसों को रोक लिया। नोएडा गाजियाबाद जाने से भी रोका गया। पुलिस ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष से बदतमीजी की। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष को गिरफ्तार किया। श्रमिकों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। हमारे पत्र का कोई जवाब नहीं आया। कांग्रेस कार्यकर्ता बॉर्डर से हटने वाले नहीं हैं। 20 मई की शाम 4 बजे तक हम बॉर्डर पर रहेंगे। आशा है कि कोई सकारात्मक जवाब आएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार से अपना अहंकार छोड़े। ये जो मजदूर पैदल चल रहे हैं, यातना सह रहे हैं, हमने 1000 बसें देने के लिए कहा था और आपने स्वीकार किया था। वो बसें पहुंच गई हैं बॉर्डर पे। आपको लगता है कि इसमें सिर्फ 889 बसें ठीक है, आप ले लो 889। हम फिर दावा दोहरा रहे हैं कि हमारी सारी बसें 1049 जो हमने दी हैं वो अच्छी हालत में है, ठीक है। ये कांग्रेस की अपनी बसें नहीं हैं, ये राजस्थान सरकार की बसें हैं। आज राजस्थान सरकार बसें दे रही है। इसके पहले कहाँ चली गई थी? जब कोटा से हमको बच्चों को मंगाना था तब तो बस उपलब्ध नहीं कराई थी, तब तो यूपी की बसों ने जाकर उनको लिया था। राजनीति के लिए सरकारी चीज़ों का उपयोग उचित नहीं है। वो जितनी बसें देने की बात कर रही हैं 850, ये 900 से ऊपर ट्रेनें हमारे उत्तर प्रदेश में आ चुकी हैं। 900 से ऊपर ट्रेन, और हमारे पास में 27,000 बसें हम लगा रखे हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में। जाहिर है यूपी में पैंठ बनाने में लगे प्रियंका गांधी और यूपी की योगी सरकार के बीच ये सियासत आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। योगी सरकार पर कांग्रेस नेताओं में सबसे ज्यादा आक्रामक हमला प्रियंका गांधी ही करती हैं। कांग्रेस ने यूपी में कांग्रेस के अच्छे दिन वापस लाने की जिम्मेदारी पूरी तरह प्रियंका गांधी पर छोड़ दी है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। सियासत लगातार इन बसों पर चल रही है मीनाक्षी, और कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है। प्रियंका गांधी और योगी सरकार एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और इस जंग में ये मामला अब पुलिस तक जा पहुंचा है। मजदूर तो घर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन FIR दर्ज हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप लोग पीछे रहिए, आप डिस्टेंस बनाइए। कहां मसला प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का था और कहां बसों को लेकर महाभारत शुरू हो गई। योगी सरकार ने प्रियंका गांधी की तरफ से भेजी गई बसों को यूपी सीमा में घुसने से रोक दिया, तो हंगामे और विरोध का नया अध्याय शुरू हो गया। आप लोग लॉकडाउन का वायलेशन कर रहे हैं। बॉर्डर पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई और मामला गिरफ्तारी तक पहुंच गया। पुलिस ने यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ के हजरतगंज थाने में अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी के निजी सचिव के खिलाफ FIR दर्ज की गई। उक्त घटना के संबंध में थाना फतेहपुर सीकरी में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उसके संबंध में 2 व्यक्ति को, एक अजय सिंह को और विवेक बंसल को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ चल रही है। उन सब के बारे में जो बसों की लिस्ट के बारे में पूरी जानकारी की जा रही है
और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। 24 घंटे से बसों को लेकर राजनीति गर्म है। दरअसल जिन 1000 बसों की लिस्ट कांग्रेस ने यूपी सरकार को सौंपी थी, उनमें से कई के रजिस्ट्रेशन 3 व्हीलर, 2 व्हीलर और यहां तक कि एम्बुलेंस के नाम पर थे। एक बस का नंबर दिया गया था संख्या UP 83T1006। ये नंबर बजाज कंपनी के एक ऑटो का निकला। RJ14TD1446 नंबर से रजिस्टर्ड गाड़ी को सर्च किया तो ये शेवर्ले बीट नाम की कार निकली। जब RJ14PD2592 नंबर को सर्च किया गया तो ये नंबर बस की बजाय 3 व्हीलर का निकला। इस लिस्ट में कई वाहन ब्लैक लिस्टेड भी निकले। क्या ये बसें पंजाब और राजस्थान से लेकर नहीं आ रहे हैं? क्या ये श्रमिक पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र से पैदल या साइकिल करके नहीं आ रहे हैं? क्या कांग्रेस की जिम्मेवारी या प्रियंका वाड्रा की जिम्मेवारी नहीं बनती कि अपने ही मुख्यमंत्रियों को कहा जाए कि आप कोई भी श्रमिक साइकिल या इस रास्ते, पैदल के रास्ते या अन्य कठिनाई के रास्ते से चलेगा तो जिम्मेवारी आपकी होगी, आप बसें वहीं पे लगाओ। बॉर्डर पे ही क्यों और उत्तर प्रदेश में ही क्यों? वहां से वो जो आ रहा है श्रमिक, उसकी हालत आपको नहीं दिख रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर दिख रही है आपको? आप वहां पे लगाओ ना। वहां पे लगाते तो आपकी राजनीति नहीं होती, आप पॉलिटिसाइज नहीं करते। आप यहाँ पर भी चिट्ठीबाजी करके पॉलिटिसाइज कर रहे हो। आज हम लोग अगर बसों का पैसा देके उनको भेजना चाहते हैं तो यूपी की सरकार उसको आने नहीं दे रही है, और आज आरोप प्रत्यारोप का सवाल ही नहीं है। तो सब लटकाने का और डिले करने की एक कोशिश है। अगर नीयत साफ होती तो इस हेल्प को स्वीकार करते और सहर्ष इन बसों को उत्तर प्रदेश जाने की इजाजत दी जाती। प्रियंका गांधी लगातार ट्वीट कर रही हैं, बार बार कह रही हैं कि जितने बसों के कागजात सही हैं उन्हें मजदूरों को लेकर जाने दिया जाए। आज फिर सीमा पर कांग्रेस कार्यकर्ता बसों के साथ मुस्तैद हैं। जिन मजदूरों के लिए बसें भेजी गईं, वो तो बेहाल परेशान हैं। हाँ, राजनीति जरूर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो बॉर्डर पर बसें सवारी का इंतजार कर रही हैं, वहीं पर अटकी हुई हैं, जबकि प्रवासी मजदूरों को घर जाने के लिए जरिया ही नहीं मिल पा रहा है। पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर की अगर बात कर लें तो इस इलाके में रजिस्ट्रेशन कराना है मजदूरों की भारी भीड़ सुबह से ही जमा हो गई। मजदूरों का कहना है कि वो तय वक्त पर आए, लेकिन कई घंटों के इंतजार के बाद भी उनका नंबर नहीं आया। दिल्ली से दिहाड़ी मजदूरों का अभी भी लगातार पलायन जारी है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि लोग अपने घरों से आएं और उनके लिए रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग की व्यवस्था अलग अलग जगहों पर की जा रही है। यहाँ वेस्ट विनोद नगर में आप देख रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में भीड़ लगी हुई है। लोगों की स्क्रीनिंग की बात यहाँ पर कही जा रही है। सुबह से कोई 12 बजे रात से, कोई 2 बजे रात से, कोई 3 बजे रात से लगातार यहाँ पर बैठा हुआ है। लाइन लगा करके ये लोग बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ सरकार की तरफ से व्यवस्था इनके लिए की गई है, लेकिन किसी भी तरीके से ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इस वक्त नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना का संक्रमण जितनी तेजी से फैला है, उससे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये लोग जिस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, इससे संक्रमण और ज्यादा फैल सकता है। बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग तरीके के मैसेज भी आए हैं और इनको ये कहा गया है कि इनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, उसके बाद इनको बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्यों में भेजा जाएगा। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से व्यवस्था इनको दी गई है और क्या बताया जा रहा है, जानकारी किस तरीके की दी जा रही, किस तरीके की जानकारी है यहाँ पर, और आप लोग कितने घंटे से इंतजार कर रहे हैं? सर, हम लोग के पास एक SMS आया था रात को 12:38 में। इस SMS में लिखा हुआ था कि आपको 8 बजे, जैसे कि दिल्ली में 4 जगह का नाम दिया है, एड्रेस दिया है कि 4 जगह आपको कहीं पर भी नजदीक पड़ता है वहां जाके पहुंचना होगा, और 8 बजे आपका एंट्री होगा उस स्कूल में। एंट्री होने के बाद आपका चेक इन होगा। तो सर, हम लोग यहाँ विद्यालय स्कूल के पास आए हुए हैं। सुबह 5 बजे हम 5 बजे आए, हमसे पहले भी लोग आए हुए थे सर। वहीं कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। अब हम आपको दिल्ली के LNGP अस्पताल ले चलते हैं और इलाज के इंतजामों के बारे में तस्वीर दिखाते हैं। अभी तक आप सिर्फ ये सुनते आए हैं कि किस तरीके से कोरोना के जो मरीज होते हैं उनका इलाज होता है, डॉक्टर्स को क्या परेशानियां होती हैं, मरीजों के लिए क्या क्या कठिनाइयां होती हैं। आज तक पे आज आपको लेके चलते हैं दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल, जो पूरा तरीके से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए यहां पर बनाया गया है, 1500 बेड वाला लोकनायक अस्पताल।
आज तक के रिपोर्टर अंकित त्यागी लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं ये देखने के लिए कि कैसे कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाता है। अस्पताल में एंट्री से पहले हाथों को सैनिटाइज किया जाता है। इसके बाद आज तक के रिपोर्टर अंकित त्यागी को प्रोटेक्टिव गियर किट पहनाया जाता है। हम आपको बता दें कि ये पीपीई किट नहीं है। जैसे ही आप कोविड अस्पताल में, लोकनायक अस्पताल में जब आप पहुंचेंगे तो ये पहला एरिया है जहां पर पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, जहां पर पेशेंट्स का असेसमेंट होता है। तो जो भी पेशेंट आता है उसको इस दीवार के पीछे एक ऐसा रूम बना हुआ है, खुला हुआ है, वहां पर वो जैसे ही बाहर से आएगा तो वहां पे जो पीपी पहने लोग हैं वो उसको इधर लेकर जाएंगे। और उसके बाद जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, जिसमें से कुछ डॉक्टर्स पीपीई किट पहने हुए हैं, बाकी डॉक्टर्स प्रोटेक्टिव गियर, जो ये हमने गाउन पहना है, इस तरह का गाउन पहने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आईसीयू में कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। ठीक है, आप बेहतर लग रहा है जी? बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। मैं बहुत बुरी हालत में आई थी, तो बहुत अच्छा, मेरा सांस का वो भी नहीं लगा हुआ, ऑक्सीजन। हाँ। कितने दिन पहले आए थे आप यहाँ पे? 15 दिन हो गए। 15 दिन। अभी ठीक लग रहा है आपको? हाँ, अभी ठीक है, बस रिपोर्ट आने का इंतजार है। तो आपने देखा कि किस तरह से एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर दिन और रात कोरोना के इलाज में जुटे हुए हैं और मरीजों को ठीक करके उनके घर भेज रहे हैं। अंकित त्यागी, दिल्ली, आज तक। रेलवे ने प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का खास इंतजाम शुरू कर दिया है। 1 जून से रोजाना 200 नॉन एसी ट्रेन चलेंगी और अब भी फंसे लाखों मजदूरों की घर वापसी सुनिश्चित रेलवे की तरफ से की जाएगी। जो साधन मिला उस पर मजदूरों का रेला निकल पड़ा। जिन्हें कुछ न मिला वो पैदल ही घर वापस लौटने लगे। मजदूरों के पलायन की ये तस्वीर तकलीफ से भरी हुई है। सरकार ने ट्रेनें चलाई। हर रोज देश के अलग अलग इलाके से दर्जनों ट्रेन चलाई गई। सूत्रों के मुताबिक पिछले 19 दिनों में 1600 से ज्यादा श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई। करीब 21 लाख से ज्यादा श्रमिक अपने घर भेजे गए। लेकिन इसके बावजूद अभी लाखों मजदूर घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। देश के 15 शहरों में दिल्ली से स्पेशल ट्रेन पहले ही शुरू कर दी गई है। अब इस कड़ी में रेलवे ने अगला बड़ा फैसला ले लिया है। रेलवे अब 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाने जा रहा है। ये ट्रेनें 1 जून से चलाई जाएंगी। इसकी ऑनलाइन बुकिंग जल्द शुरू होगी। माना जा रहा है कि देश के अलग अलग इलाके में फंसे लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस अच्छी खबर का ऐलान करते हुए ट्वीट किया। भारतीय रेल 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन 200 नॉन एसी ट्रेन चलाएगा, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग शीघ्र ही शुरू होगी। इन ट्रेनों की बुकिंग भी IRCTC की वेबसाइट के जरिए ही होगी। रेलवे के इस कदम से प्रवासी मजदूर जो अपने अपने घरों से दूर दूसरे राज्य में फंसे हैं, उन्हें राहत मिलेगी। कल मुंबई के बांद्रा स्टेशन में हजारों मजदूर ट्रेन की आस में पहुंचे थे। इन्हें ट्रेन तो मिली नहीं, ऊपर से पुलिस ने डंडे अलग से बरसाए। घर वापसी के लिए बुरी तरह परेशान लोगों के लिए हर रोज 200 ट्रेन का चलना बहुत बड़ी राहत की खबर है। रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर श्रमिकों को धैर्य से रहने की सलाह दी। रेल मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रेल अपील करती है कि श्रमिक धैर्य रखें एवं अपने स्थान पर ही रहें। भारतीय रेल श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था कर रही है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।